So dear students, sorry for interruption. Now again we are going to restart. As we were doing the recap, many new students have joined. I had seen, that's why I was doing the recapitalization. And after completing this recap, we will start today's lecture. Determining of profit and loss, profit लॉस डिटरमाइन करते हैं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आज की डेट में क्या है, ये हम देखते हैं बाय putting down the values of assets and liabilities in the statement called the balance sheet। हम यहाँ पर assets liabilities की जो हमारी values है आज की डेट में उन्हें jot down करते हैं। आज की डेट में मींस सपोज एक एसेट जो आपने पहले परचेज किया था, सपोज आपकी कंपनी है, वहां पर आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्सनल ट्रक परचेज कर लिया था। आपने ट्रक परचेज किया था 3 years बैक, तब आपने परचेज किया था 26 लाख रुपीस का, 26 लाख रुपीस का। अब वो ट्रक जो 3 साल पहले आपने 26 लाख का परचेज किया था, क्या आज भी वो 26 लाख का रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, हर एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द वियर एंड टियर, विद द मॉडल। जो भी आपके एसेट्स हैं आपने परचेज किए हैं, उन पे जब टाइम पास होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप यूज करें या ना करें, जैसे टाइम पास होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। कोई भी एसेट है उसमें जब वियर एंड टियर होता है, कोई भी टूट फूट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। लाइकवाइज कोई भी एसेट है जब उसका कोई अपडेटेड वर्जन आ जाता है, वो चीज मार्केट में आउटडेटेड हो जाती है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लाइक हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप यूज करते हैं घर में, इसको हम ऑपरेट करते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। अब MS ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज वगैरह है, इस सब के वर्जन आते रहते हैं। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं 2016 यूज कर रहे हैं, 19 भी आ चुका है, इससे पहले 10 था, 7 था, 3 था, उससे पहले 2000 था, 95 था, 98, 95, बहुत सारे वर्जन आए। तो जब अपडेटेड वर्जन आता है तो पिछला जो वर्जन है वो आउटडेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब वो आउटडेटेड हो गया मार्केट में, हम खुद कह रहे हैं अपने मुंह से हमारी चीज आउटडेटेड हो गई, अब ये चीज लॉन्च की है हमने, इट इज अपडेटेड वन, तो कोई हमारी पुरानी चीज क्यों परचेज करेगा? कोई भी व्यक्ति हमारा ओल्ड वर्जन क्यों परचेज करेगा? हम मार्केट में खुद ऐड दे रहे हैं टीवी पर कि हमने कोलगेट टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया, तो कोलगेट मंजन कौन यूज करेगा? फिर जो 1-8% हो सकता है जो टूथपेस्ट पसंद ना करे, ब्रश करना पसंद ना करे, वो मंजन यूज कर लेगा। अदरवाइज हम अपने मुंह से कह रहे हैं हमने पेस्ट लॉन्च कर दिया, फिर पेस्ट में भी हमने वेद शक्ति लॉन्च कर दिया, हमने कोलगेट सॉल्ट लॉन्च कर दिया, हमने डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, जेल फॉर्म में आ गया, तो क्या जरूरत है कि मंजन करेंगे? क्या जरूरत है? हु विल लाइक द मंजन? इसलिए जब हम प्रोडक्ट अच्छे फॉर्म में लेकर आते हैं तो ओल्ड वर्जन आउटडेटेड हो जाते हैं। आउटडेट होने से प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हमारे हर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे मैंने कहा ट्रक परचेज किया था 3 years बैक, 3 साल पहले ट्रक परचेज किया था, तो आज वो 26 लाख का नहीं होगा। 26 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ट्रक। ओरिजिनल कॉस्ट उसको हम बोलते हैं जितने में कोई चीज परचेज की थी, बिल बना था। अगर हमारा 26 लाख का ट्रक था, से 26 लाख रुपीस, तो अब जो है उस पर जब डेप्रिसिएशन लगा तो ईयर बाय ईयर, 3 years बैक से ईयर बाय ईयर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो वैल्यू माइनस होती रहेगी। हमारा ट्रक जो था, सपोज हमारा ट्रक था 26 लाख रुपीस का, अब उस पर हमने सपोज 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। वैसे तो हमारा जो व्हीकल होता है उस पर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नॉट बाय 10%, 20 to 25% चार्ज करते हैं। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल में 10% लेते हैं, ट्रक था हमारा वैल्यूइंग रुपीज 26 लाख रुपीस, ये हम इनर कॉलम में इस तरह से लिखते हैं इंफॉर्मेशन। अब इस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 10% से, इसका 10% निकालेंगे, 26 लाख का 10% 2,60,000, 2,60,000 ये माइनस हो गया होगा फर्स्ट ईयर के एंड में।
वैल्यू बची होगी इस पर, यहाँ पर 23,40,000। गॉट इट? $23,40,000 बचा होगा। सेकेंड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा इस पर 2,60,000। सेकेंड ईयर में लॉकडाउन लग चुका था, ट्रक चला ही नहीं होगा, बट इट डजंट मैटर कि ट्रक हमने यूज किया या नहीं किया, परचेज किए हुए काफी टाइम गुजर गया, 3 साल गुजर गए, मॉडल हमारा जो है नया मॉडल मार्केट में आ चुका होगा, तो ये ओल्ड मॉडल हो गया, इसको कोई पसंद नहीं करेगा। और ये देखा जाता है कितना पुराना व्हीकल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखा जाता है, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब ये 23,40,000 का था, फिर लेस कर दिया हमने से 3 लाख, तो 20,000 14,6,8 20,80,000 बचा, 20,80,000, 20,80,000। फिर थर्ड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% से 2,60,000, बचा 17,20,000। Am I right? Have you got it? Any problem? 17,20,000 रुपीज, ये आज की डेट में वैल्यू होगी, इसको हम बोलते हैं BV। क्या बोलते हैं? BV। B स्टैंड फॉर बुक, V स्टैंड फॉर वैल्यू, BV बुक वैल्यू। तो इन वैल्यूज पर एसेट्स को हम बुक्स में शो करते हैं, जितने अमाउंट की चीज आज की डेट में है, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं बुक्स में। ऐसी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज वो चीजें जो हमें देनदारी है, किसी को देना बाकी है, किसी को क्या देना बाकी है। सपोज हमने लोन लिया है बैंक से, तो रीपे करना है, लायबिलिटी है हमारी। हमने गुड्स वगैरह उधार में परचेज कर लिए, उनकी पेमेंट करनी है, तो वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे, वो हमारे बाकी हैं। हमने कुछ गुड्स परचेज किए जिस पर हमारे पास बिल बनकर आए, बिल को हम बोलते हैं बिल्स पे ए बिल। अगर पे करना होता है तो बोलते हैं बिल्स पे ए बिल, अगर रिसीव करना होता है तो बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, पैसा मिलेगा, एंड बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी, पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हमने उधार में गुड्स परचेज किए हैं और उसके बिल बन चुके हैं जिस पर हमने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो हमारा लायबिलिटी है। हमें बिल जब भी प्रेजेंट होगा, उसके पर्टिकुलर डेट होती है, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जितने टर्म का हमें क्रेडिट उधार मिलता है, उतने पीरियड के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारी कहलाती है लायबिलिटी। इस तरीके से सारी लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड में जॉट डाउन कर लेते हैं, सारे एसेट्स को राइट हैंड में जॉट डाउन कर लेते हैं, एंड फाइनली दोनों का टोटल करते हैं। टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड मस्ट बी इक्वल, दोनों का टोटल इक्वल आता है तो हमारी बैलेंस शीट करेक्ट होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे एसेट्स की, लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या क्या है, हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है, हम हर चीज यहीं पर देख के पता लगा लेते हैं। बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में ग्रोथ कितनी हो रही है, हर चीज का पता हमें यहीं से पड़ जाता है, हर चीज का हमें यहीं से अंदाजा हो जाता है बिजनेस कब कैसा चल रहा है। एक बैलेंस शीट हर चीज का हमें आइडिया दे देती है। Then next thing is that providing of accounting information to users, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं to provide the information to the users। हमारे यूजर्स कौन होते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहे हैं। कौन रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा है? हमसे रिकॉर्ड मेंटेन कौन करवाता है? जिसका बिजनेस है। बिजनेस किसका है? मालिक का। तो बिजनेस के मालिक जो होते हैं वो हमसे रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं। एक तो सबसे पहले जो बिजनेस के ओनर होंगे उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले ओनर्स को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ओनर्स के बाद कौन होते हैं? मैनेजमेंट। हम इंफॉर्मेशन किसको देंगे? मैनेजमेंट को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे एम्प्लॉइज, जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको बोनस, उनको फेस्टिवल ऑफर, उनको इंक्रीमेंट इन सैलरी मिलती है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ, इसलिए सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। इनके अलावा बैंक, टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्च स्कॉलर्स और बहुत सारे लोग आउटसाइडर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन में, इसलिए हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। फाइनली, हैविंग कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस पे जितने एसेट्स हैं उन सब के ऊपर हमारा अच्छा कंट्रोल रहे, इसलिए हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैसे रहेगा कंट्रोल? हमें मालूम होना चाहिए कितना रॉ मटेरियल है, कितना स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं।
अगर हमें सही ज्ञान होगा हमारी इंफॉर्मेशन का बिजनेस के बारे में, तो हम सभी चीजों का अच्छे से रखरखाव रखेंगे, मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यदि हमें नहीं मालूम होगा कि किस चीज की पोजीशन कैसी है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर हमें मालूम है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है हमारा पड़ा हुआ है वो 4 लाख रुपीस का है, तो हम अगले ऑर्डर जो बिजनेस में आएंगे उनको हम अंदाजा लगा लेंगे कि रॉ मटेरियल जो 4 लाख का है इससे ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है या नहीं, हम गुड्स सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, हमें कितना परचेज करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होना चाहिए, सारे हम डिसीजन ले सकते हैं। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा कि रॉ मटेरियल कितने का है, तो हम अपने डिसीजन कैसे लेंगे? इसलिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दैट्स व्हाई वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स and have control over the assets of the business. Now role of accounting in business, इसका रोल क्या है? अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का रोल क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। सिस्टमैटिक ही क्यों? क्योंकि हमें हर चीज एज इट इज चाहिए होती है, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, बिजनेस की करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रू पिक्चर चाहिए, हमें इसमें कोई इफ एंड बट, कोई बायस्ड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि किसी ने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, ऐसा में कतई नहीं चाहिए। इसलिए हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इवन जो हमारा सिस्टम होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, उसको हम फॉलो करते हैं ईयर बाय ईयर। ये भी हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो ईयर बाय ईयर फॉलो करते रहेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं है कभी भी चेंज कर लें कि कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका बदल दे, ऐसा नहीं होता। जो चीज एक बार डिसाइड कर ली वो लॉन्ग रन में रहेगी। अगर हमने कहा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा, तो ये लॉन्ग रन में ऐसे ही फॉलो होगा, अपनी मर्जी से कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। कम से कम 3 साल 4 साल एक डिसीजन फॉलो होनी चाहिए। मैंने अभी डेप्रिसिएशन लगाया था, ये मेथड जिससे डेप्रिसिएशन लगाया इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये मेथड अगर एक बार फॉलो कर लिया तो अगले कई साल तक फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर डिसीजन चेंज कर ली अब हम फॉलो करेंगे दूसरा मेथड कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, फिर हम अगला मेथड चेंज कर ले एन्युटी मेथड। ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन के टोटल कोर्स में सिर्फ 2 मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वैसे डेप्रिसिएशन के 8 मेथड्स होते हैं, लेकिन कोर्स में केवल 2 हैं जो हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 14 में। Another role of accounting in business is facilitating management. Again the same thing is there. मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। Then facilitates comparative study, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। Facilitates comparative study, हम comparative study करते हैं। अब हमारा जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं वहां पर जब बैलेंस शीट बनती है तो हम 2 साल की बैलेंस शीट एक साथ बनाते हैं, 2020 2021। 2021 अगर हमारा CY है करेंट ईयर तो 2021 अगर CY करेंट ईयर है तो 2020 क्या हुआ PY प्रीवियस ईयर, तो हम प्रीवियस ईयर को साथ में रख के चलते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक साल की फिगर अगर यहाँ पर होंगी तो एक साल की फिगर यहाँ होंगी। 2020 में कोई चीज कितने की थी वो चीज आज 21 में कितने की है। जैसे मैंने बोला था ट्रक पिछले साल किस वैल्यू का था, कितने अमाउंट का था और आज की डेट में कितने का है, ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये क्या है कंपैरेटिव स्टडी है। इससे फायदा क्या हुआ, हर स्टेप पे हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहां पर इस चीज से फायदे में है और कहां नुकसान में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, पहले 1 करोड़ थी अब 1 करोड़ 5 लाख की हो गई। आपने फौरन देख लिया कंपैरेटिव स्टडी में 2020 में बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, 2021 में बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपीस है, तो 5 लाख रुपए बढ़ गए। अब आप तुरंत देखेंगे कैसे बढ़े, कहां से आइडिया आएगा, या तो आप यहां पर एसेट साइड में कैश बैलेंस चेक करिए, कहीं 5 लाख का आपने एसेट परचेज तो नहीं किया, बैंक बैलेंस चेक करिए, अगर ऐसा होगा हमने कैश या बैंक से परचेज किया होगा तो जरूर इनकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। अगर कैश कम हुआ है या बैंक बैलेंस कम हुआ है इसका मतलब हो सकता है हमने एसेट परचेज कर लिया। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए बैलेंस शीट के नीचे जाइए, वहां लिखा होता है फुट नोट में नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, जो अकाउंट बनाए हैं उसके कुछ नोट पड़े होंगे, एसेट कहां से आया, 1 करोड़ का एसेट आज की डेट में 1 करोड़ 5 लाख का कैसे हो गया,
5 लाख रुपीज कहां से आए, तो हो सकता है इस पर एप्रिसिएशन हो गया हो, पता चल जाएगी वैल्यू देखकर, आइडिया हो जाएगा। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्सक्यूज प्लीज, हेलो, सो डियर स्टूडेंट, बैक टू टॉपिक अगेन। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो 2 साल की फिगर साथ में रखते हैं। सपोज 2021 अब है करंट ईयर, 2020 साथ में प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अब एसेट की वैल्यू अगर बढ़ी है तो इसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन, वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है इसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, और घटी है तो डेप्रिसिएशन। तो अगर हमारा एसेट बढ़ा होगा तो अल्टीमेटली एप्रिसिएशन में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर एप्रिसिएशन नहीं हुआ मींस हमने परचेज किया होगा, परचेज किया होगा तो कहां देखेंगे, कैश बुक में देखेंगे। कैश बुक इज चैप्टर नंबर 10, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लाइकवाइज हमारा अकाउंटेंसी का रोल होता है एविडेंस इन कोर्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे कोर्ट में दे सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर मेंटेन हो रखे हैं तो हम इसे कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये हमने इस पर्सन से डील की थी। तो जहां भी हम सही होंगे अपने रिकॉर्ड्स के एविडेंसेस के अकॉर्डिंग, हम कोर्ट में जो भी सूट होगा, जो भी हमारा केस होगा वो हम जीतेंगे। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा कहां से जीतेंगे, इसलिए एविडेंस जरूर चाहिए होता है। सो रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस इज एज अंडर हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। हमें अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बेसिस पर हम बैंक्स वगैरह से, अदर लैंडर्स वगैरह से लोन लेते हैं। जब हम मार्केट में लोन लेने जाएंगे तो बिजनेस की पोजीशन तो दिखाएंगे ना, बिजनेस की पोजीशन क्या है। जब बिजनेस की पोजीशन सामने होगी तभी तो कोई हमें लोन देगा। जब बिजनेस की पोजीशन नहीं होगी लोगों के सामने तो लोग कैसे देंगे, लोग लोन कैसे देंगे। लोन देने के लिए लोगों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, मींस हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हमारी बैलेंस शीट जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग अंदाजा लगा सकें कि हाँ बिजनेस अच्छा है, इसकी लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड सॉल्वेंसी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लिक्विडिटी पोजीशन मींस, लिक्विडिटी जानते हैं आप लोग, लिक्विड से वर्ड बना लिक्विडिटी। एमन, वैष्णवी, लेविश, रिजुल, एनीवन ऑफ यू? यस सर। बेटा लिक्विड से वर्ड बना है लिक्विडिटी। कैन यू ड्रॉ द मीनिंग? लिक्विडिटी किससे कहेंगे? यस प्लीज सर, इजी टू फ्लो। यस, गुड। एनीवन एल्स? मास्टर लेविश, रिजुल? Sir, easy to work. Yeah, very good. Aman, can you hear me? Please unmute yourself. Liquidity. लिक्विड क्या होता है? सर मैं बताऊं? यस प्लीज। सर जो एक चीज को, सर जैसे मनी है तो सर मनी को हम किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, तो उसको लिक्विड। वेल डन। लिक्विड अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो होता है विच इज नॉट सॉलिड, जो मींस के मेल्टेड हो, मींस कहीं भी फ्लो हो सके, जिसकी प्रॉपर्टी फ्लो होने वाली होती है। विच इज नॉट हार्ड, वेरी सॉफ्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा। अकाउंटिंग में इस टर्म को हम यूज करते हैं, मींस शॉर्ट
टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विड मतलब शॉर्ट फ्लो वाला, जो डेली बेसिस पर होता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी कब अकाउंटेंसी में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? हाँ बेटा 10th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्वेंट, 7th 8th से आ जाता है सॉल्वेंट वर्ड। सॉल्यूबल, सॉल्वेंट, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी याद है। विच कैन बी डिसॉल्व्ड, अगर हम कोई पाउडर which can be dissolved easily. वेरी गुड। जिस चीज को, जिस पाउडर को, जिस केमिकल को पानी में डाल दे वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हमारे कॉमर्स में होता है सॉल्वेंट इज अ पर्सन विच इज इन पोजिशन टू मेक द पेमेंट टू अदर्स और लेंडर्स। अगर मैं इस स्थिति में हूं कि मैंने जिससे 20 लाख का लोन लिया था उसको रीपे कर सकूं, सामर्थ्य है मेरे अंदर कि जिससे मैंने 20 लाख का लोन लिया था उसको रीपे कर सकूं, तो मैं सॉल्वेंट कहलाऊंगा। और अगर नहीं कर सकता तो इनसॉल्वेंट, कंगाल, दिवाला निकल गया, दिवालिया घोषित हो गया। अगर मैं पैसा रीपे करने की पोजीशन में हूं तो सॉल्वेंट कहलाऊंगा। इससे ही वर्ड बना सॉल्वेंसी फाइनेंशियल पोजीशन, मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमें शॉर्ट टर्म देखनी होती तो हम बोलते हैं लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म में देखनी होती तो हम बोलते हैं सॉल्वेंसी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है, दीज आर हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। जब हम लोन देंगे तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है उठाकर दे देगा पैसा लो ले जाओ, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा। सॉल्वेंसी पोजीशन चेक होगी हमारे किस चीज से, एसेट से, कि हमारे एसेट्स कितने हैं, इनमें कितना इंक्रीमेंट है, टोटल वैल्यू कितनी है, ग्रोथ कितनी है, कैसे कैसे एसेट बढ़ते हैं। और शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसे चेक होगी, यानी लिक्विडिटी पोजीशन, हमारा कैश बैलेंस कितना है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, डेटर्स मींस कर्जदार, जिनको उधार में माल बेचा था वो लोग कितने हैं, हमारा कितना पैसा उन पे उधार चाहिए। क्योंकि हम अपने सप्लायर की, क्रेडिटर की पेमेंट कहां से करेंगे, जब हम जिसको हमने माल बेचा डेटर उससे पैसा वसूलेंगे तब हम क्रेडिटर को देंगे। सपोज मैं होलसेलर हूं, मैंने रिटेलर को माल उधार दे दिया, अब मेरा रिटेलर मुझे एज अ कस्टमर, मेरा कस्टमर है, रिटेलर आपके लिए है, मेरे लिए कस्टमर है, तो मेरा कस्टमर मींस रिटेलर जो है जब मुझे पेमेंट करेगा तब मैं वो पैसा इकट्ठा करके अपना सप्लायर यानी कंपनी को पेमेंट करूंगा। तो कंपनी मुझे उधार देने से पहले देखती है कि मेरी पोजीशन कैसी है, मेरे डेटर्स कितने के हैं, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक वगैरह कितना है। स्टॉक भी चेक करा जाता है। स्टॉक इसलिए देखा जाता है क्योंकि स्टॉक को मार्केट में बेचकर पैसा बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट कैन बी कन्वर्टेबल इन कैश। जैसा कि वैष्णवी ने कहा था, लिक्विडिटी पोजीशन लिक्विड के फॉर्म में बताया था, कन्वर्टेबल इन कैश कन्वर्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन ए ईयर। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 1 साल लग जाएगा कि स्टॉक को मार्केट में बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लें, तो ये कैश हमारे काम आएगा। ये हो गई लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन। तो लोन देने से पहले कोई भी व्यक्ति बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन दोनों जज करता है तो हमें लोन देता है। इसलिए अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इन ऑर्डर टू रेज लोन फ्रॉम द मार्केट वी यूज टू make, maintain records, fulfill the bookkeeping। ये बेसिकली bookkeeping है। assist in levying of taxes, taxes levied किए जाते हैं। taxes कैसे levied होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बेसिस पर टैक्सेस लेविड होते हैं। कैसे होते हैं, हमने इस साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया, जितना प्रॉफिट जनरेट किया, सपोज मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो देख रही होंगी, क्या देख रही होंगी कि इस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया इस साल, कितना कितने अमाउंट की सेल की, कितना प्रॉफिट जनरेट किया। जितना प्रॉफिट जनरेट किया
उसके अकॉर्डिंग ये लोग टैक्स लेवी कर देंगे। कितना टैक्स लगाएंगे? कंपनीज पर कितना % टैक्स है? फ्लैट 25% टैक्स। मोदी जी ने इसको घटाकर 25% कर दिया। पहले ये 30% था, पहले था 30%। मोदी जी ने घटाकर कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए का फायदा दिया। मोदी जी ने टैक्स रेट घटाकर 30 से 25% कर दिया। अब जितना कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है एक साल में, उसका 25% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे जो जीएसटी वाले होते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट, वो हमारा सेल वॉल्यूम देखता है हमने सेल्स कहां पे की, कितनी की, किसको की, उसके तब जीएसटी लगा देता है। हेल्प्स इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग का रोल यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसेट्स को रिवैल्यूट करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। एसेट्स को रिवैल्यूट करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। दोनों चीजें सेम है, मींस रीवैल्यूएशन, दोबारा इनकी कीमत कैलकुलेट करना। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा ट्रक है 26 लाख रुपीस का, 3 साल पहले परचेज किया, आज इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या हुआ? रीवैल्यूएशन। ये तो हो गया एक नॉर्मल वे में। एक रिवैल्यूएशन और होता है, रीवैल्यूएशन। री माने दोबारा, वैल्यूएशन कीमत निकालना, दोबारा किसी चीज का वैल्यूएशन करना, कीमत निकालना, आज की डेट में ये चीज कितने की है। एक तो सिंपल नॉर्मल मेथड हो गया कि एसेट की वैल्यू हर साल 10% से रिड्यूस कर दी और कह दिया कि साहब 3 साल बाद ये जो 26 लाख का खरीदा था, ये सपोज समथिंग 19 लाख का बचा। एक तो सिंपल टर्म ऐसे बोल दिया। एक होता है प्रॉपर वे में आज की मार्केट वैल्यू चेक करना। हमने जब निकाला था, कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन लगाकर, उसको हमने लास्ट में बोला था आज की डेट में एसेट की ये वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे BV, बुक वैल्यू। एक होती है MV, मार्केट वैल्यू। MV, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? आज की डेट में कोई भी एसेट कितने का है। हमारे कहने के अनुसार हमारी बुक्स बता रही हैं कि हमारा ट्रक जो है सपोज 19 लाख रुपीस का है, लेकिन दूसरा नहीं मानता, जिसको हम बेच रहे हैं वो नहीं मान रहा, वो कह रहा है मैं तो 14 लाख में लूंगा। हमने मार्केट में बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएट पर्सन, दलाल भी कहलाते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर दलाल, उनको हमने बुलाया, उनको दिखाया, भाई ये ट्रक है 3 साल पुराना है, ये बेचना है, ये इसके पेपर्स हैं, बताओ भाई कितना बिक जाएगा। वो बोलेगा भाई 10 लाख रुपीस। हम कहेंगे भैया 14 लाख तो कस्टमर लगा रहा, आप 10 लाख बोल रहे हो भाई 26 लाख का खरीदा है, 26 लाख का परचेज किया है, 10 लाख में कैसे बेच देंगे? देन व्हाट ही विल से, वो कहेगा भैया मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है, रीसेल वैल्यू इतनी ही होती है, अब ये इसमें ये कमी आ गई है, मैं तो इतने दिला पाऊंगा और बहुत दिलाऊंगा, मैं इसके 12 लाख दिला दूंगा फाइनल, इससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो हम ब्रोकर को छोड़ देंगे। हमें एक आइडिया हो गया कि हमारी चीज आज की डेट में 12 लाख की है, भले बुक में वो 19 लाख की हो या 17 लाख की हो या कितने की हो, डजंट मैटर एट ऑल। मार्केट वैल्यू कितने की, ब्रोकर ने कितना बताया? 10 लाख, 12 लाख। तो अब इतना मान के चलिए, अब हम कस्टमर डील करेंगे, जो कस्टमर 14 लाख का बोल रहा, हम उससे निगोशिएट करेंगे, बार्गेन करेंगे, वो पैसा बढ़ाएगा कुछ, तो उसके अनुसार वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन हमें सही बात क्या पता चली कि आज की डेट में एसेट हमारा कितने का है? मैक्सिमम 12 लाख का। ये होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब हम उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से बुक्स में प्रेजेंट करेंगे। जो एसेट था, जो 26 लाख का परचेज किया था, दलाल ने, ब्रोकर ने कितने पैसे लगाए? 12 लाख। तो हम आज की डेट में बुक में लिखेंगे 12 लाख, बाकी दिखा देंगे डेप्रिसिएशन में, खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। बुक्स पर डेप्रिसिएशन लगता है 100%, कंप्यूटर, एक्सेसरीज, पेरिफेरल्स, लैपटॉप, इन पे लगता है नॉर्मली 50%। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इन पे लगता है 25%, 20%, इससे कम कहीं नहीं लगता। इमूवेबल एसेट, प्रॉपर्टी वगैरह, बेसिकली ये एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट होती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ती है हमेशा। पर फिर भी बुक के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ तो डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, तो यहाँ मान लेते हैं वैल्यू घट रही, कोई बात नहीं, बुक में भाई जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा हमसे, क्वेश्चन जैसे बुक में प्रिंटेड होगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 20% मान के चलिए। प्लांट मशीनरी, प्लांट इज अ ग्रुप ऑफ मशीनरी, एक सिंगल मशीन होती है, एक ग्रुप ऑफ मशीन्स होती हैं, तो जो ग्रुप ऑफ मशीन होती है उसको हम बोलते हैं प्लांट। प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगता है 15% से। फिर आता है उससे नीचे फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगता है 10% से। ये हमारे स्लैब होते हैं, दीज आर द स्लैब्स
of providing depreciation. Depreciation क्या है? Depreciation is the reduction in the value of asset because of uses, because of passage of time, because of wear and tear, and because of obsolescence. Obsolescence क्या होता है? Obsolescence होता है outdated, out of fashion हो जाता है. आउट ऑफ फैशन कोई चीज हो जाती है, आउटडेट कोई चीज हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रहती, तो वो हमारा सस्ते में बिकता है. रेमंड्स का सूट वगैरह फिल्म्स में वो अपना एक्टर्स को देते हैं पहनने के लिए, वो न्यू कट न्यू डिजाइन में जो सूट एक्टर्स पहनते हैं वो मार्केट में चल जाता है. वो बिक रहा है 20,000 रुपीज का एक सूट. इस साल वो चला फैशन में, अगले साल वो बिकेगा 6,000 रुपए का केवल. रेमंड वाला खुद बेचता है अपने शोरूम पे, जो आज 20,000 का बेचेगा वो अगले साल सिर्फ 6,000 का बिकेगा, क्योंकि आउट ऑफ फैशन है. इतनी तेजी से फैशन मार्केट में बदलता है. जो कपड़े पहले प्रयोग में आ गए वो आज की डेट में कोई नहीं पहनता. जैसे बाजीराव मस्तानी में एक्ट्रेस ने कपड़े पहने, आज की डेट में कोई पहन रहा है ऐसे कपड़े? किसी लड़की को देखा है? कोई नहीं पसंद करता ऐसे कपड़े. तो ये क्या है? फैशन. इससे इंडस्ट्री का लॉस हो, इससे पहले इंडस्ट्री बिफोर टाइम प्रॉफिट मार्जिन अपना अर्न करने के बाद जो स्टॉक बचता है उसको बहुत ही थ्रू आउट रेट पर बेच देते हैं, बहुत ही लीस्ट रेट पर बेच देते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करके बेच देते हैं. इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ऐसे रेट पर बेच देते हैं. तो ये हमारा हुआ रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. नेक्स्ट हेडिंग इज अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. अब ये तीन चीजें क्या होती हैं अलग अलग. कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. अकाउंट इज ए टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर हेड्स. अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जब हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जर्नल में, उसके बाद जब हम उसको पर्टिकुलर एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करेंगे हेडिंग वाइज, वो कहलाता है अकाउंट. हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, 8 कॉलम्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट. इस तरीके से एक हम टेबल बनाएंगे, टैबुलर प्रेजेंटेशन होगा, आगे हम दिखाएंगे उसका फॉर्मेट आपको. तो जो वहां हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा हेडिंग वाइज, उसको हम बोलेंगे अकाउंट. अकाउंटिंग इट इज द आर्ट, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, इट इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स किसको? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को. ये हो गया अकाउंटिंग. अब अकाउंटेंसी क्या है? ये टॉपिक बचा था, यही पॉइंट बचा था. सिर्फ 2 चीजें देख चुके थे, अकाउंट, अकाउंटिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी क्या होता है? इट इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज, जहां से हम गेन करते हैं. जो फील्ड जो हमें इस सब का ज्ञान देती है कि रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होंगे, किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किस चीज को इग्नोर कर देना है, किसकी अलग हेडिंग बननी है, किसमें कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व होगा, किसमें कौन सा लॉ, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा. ये सारा ज्ञान जो हमें फील्ड ऑफ स्टडी देती है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी. It is the systematic knowledge of preparation of accounting records. It tells us how to maintain accounting records and how to summarize the accounting information to present to the end users. Anything else? Any point to repeat again? Rizul, Lavish, anything you want to repeat? Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone of you? Karan, Lakshita, No, sir. Yes, sir. Aman? Before moving ahead, I want to ask you, ये point clear है? इसमें कोई चीज ऐसी इसको आप रिपीट करना चाहेंगे? If you want to repeat any point, please raise your hand or unmute yourself. Lakshita, Vaishnavi,
So this is all for today. Rest we'll discuss in our next class tomorrow at the same time. Hope you have understood. If you have any query, you can mail us expert.facultyzone@gmail.com. expert.facultyzone@gmail.com. You can mail us. I will give you the reply, and I will give you even extra class if you want. And for our next lecture, I would like to request you to be prepared well in advance, and always remember to switch on your videos and put your correct name. Thank you and have a nice day. That's all for today. Have a good day. Goodbye. Thank you, sir.